तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोलाइड कणों का वर्गीकरण। कोलाइड कल हमने बता दिया था आपको। कोलाइड क्या होता है? पदार्थ की एक अवस्था होती है, ठीक है, जो पदार्थ की अवस्था होती है। जैसे उसमें कोलाइड में होता क्या है, आपको कल हमने बताया था कि कोलाइड में हमने कणों के साइज के आधार पर बताया था, है ना। अगर कणों का साइज 1 नैनोमीटर से कम हो, 1 नैनोमीटर से कम हो, तो ये क्या होते हैं? ये वास्तव में इनको बोलते हैं वास्तविक विलयन या विलयन। क्या बोलते हैं इन्हें? वास्तविक विलयन। अगर कणों का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो, ये कल वाले क्लास में जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। क्या है कि जो कोलाइड कण होता है उनका साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, ठीक है। तो अगर कणों का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है तो ये क्या सब कहलाते हैं? कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोलाइड। और अगर कणों का साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा तो ये सब निलंबन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निलंबन। कल कोलाइड के बारे में हमने आपको समझाया था। कोलाइड कौन कौन होते हैं? जैसे आपका रक्त होता है तो ये कोलाइड है, और जैसे आपका दूध है ये भी कोलाइड है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कोलाइड में 2 अंग होते हैं, एक होती है प्रक्षिप्त प्रवस्था, एक होता है प्रक्षेपण माध्यम। तो कोलाइड जो कण है उनका वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे। किनका वर्गीकरण? कोलाइड कणों का। तो कोलाइड कणों का वर्गीकरण 3 आधार पे होता है। कौन कौन सा 3 आधार है? पहला, प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था क्या होती है इसको समझ लो बच्चों। भौतिक अवस्था के आधार पर जैसे कोई चीज़, जैसे तुम्हारा पानी है, तो पानी जनरली जो है किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। किस अवस्था में रहता है बच्चों? द्रव अवस्था में। फिर जब पानी को आप ठंडा करते जाओ तो कैसा हो जाता है? बर्फ बन जाता है, यानी तब वो ठोस अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में आएगा बच्चों? ठोस अवस्था में। और लेकिन पानी को गर्म करते जाओ तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। तो किस अवस्था में आ गया? गैस अवस्था में। तो यानी भौतिक अवस्था कितनी होती है? 3, एक ठोस और द्रव और गैस। तो अब यहाँ पे जो पहला वर्गीकरण हम ये पढ़ेंगे, प्रक्षिप्त प्रवस्था या प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। यानी कभी कभी प्रक्षिप्त प्रवस्था ठोस होगा, कभी कभी प्रक्षेपण माध्यम ठोस होगा, ऐसा। इसको भी देखेंगे तो समझ में आएगा। आगे दूसरा जो हमें पढ़ना है वो प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम की आपस में जब क्रिया करते हैं उस आधार पर, ठीक है। तीसरा, प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों के प्रकार पर, ठीक। तो 3 हम वर्गीकरण करेंगे। तो पहला वर्गीकरण हम ये देखते हैं। क्लियर बच्चों? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसको हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे, ठीक। तो देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कोलाइड का जो वर्गीकरण है वो भौतिक अवस्था के आधार पर। किसकी भौतिक अवस्था के आधार पर? तो अभी आपको बताया प्रक्षिप्त प्रवस्था या प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे कि कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने केवल कोलाइड के 2 उदाहरण आपको बताए थे। कौन सा? एक पहला बताया था रक्त, एक दूसरा बताया था कौन? दूध, है ना। तो ये 2 उदाहरण रहा है, लेकिन कोलाइड बहुत प्रकार के होते हैं। ये इतने प्रकार के कोलाइड हैं, ये सभी कोलाइड हैं, लेकिन इनका हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो भौतिक अवस्था के आधार पर कर रहे हैं। किसकी भौतिक अवस्था के आधार पर? प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। प्रक्षिप्त प्रवस्था क्या होती है? तो अभी आपको हमने बताया था बच्चों कि प्रक्षिप्त प्रवस्था क्या होती है। देखो, जैसे प्रक्षिप्त अवस्था क्या होता है, जैसे अभी आपको बताया था ना खून। तो खून में जो बच्चों कण होते हैं ठोस अवस्था में, जो कण होते हैं, कण, ठीक, वो प्रक्षिप्त प्रवस्था होते हैं। क्या होते हैं? प्रक्षिप्त अवस्था। और जो पानी होता है खून में वो प्रक्षेपण माध्यम होता है। जिस तरीके से विलयन में विलायक होता है, बिल्कुल उसी तरीके से कोलाइडी में प्रक्षेपण माध्यम होता है। क्या होता है? हाँ, जिस तरीके से विलयन में विलय होता है उसी तरीके से कोलाइड में क्या होता है? प्रक्षिप्त प्रवस्था होती है। क्या होती है? ठीक। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो शॉर्ट में, प्रक्षिप्त प्रवस्था को हम विलय कहेंगे। क्या कह सकते हैं? विलय। जिस तरीके से विलय होता है ना उसी तरीके से प्रक्षिप्त प्रवस्था होती है, और जिस तरीके से विलायक होता है उसी तरीके से प्रक्षेपण माध्यम होता है। ठीक बच्चों? तो देखो इधर समझते हैं अब अगर देखो प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम दोनों ठोस हों, दोनों कैसे हो बच्चों? ठोस हो। प्रक्षिप्त प्रवस्था भी, प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस हो, तो जो कोलाइड बनेगा उस कोलाइड का नाम क्या दिया जाता है? ठोस सॉल। क्या नाम दिया जाता है? बात समझना। अगर आपसे पूछ दे ठोस सॉल कोलाइड के कुछ उदाहरण दीजिए, तो जैसे कुछ रंगीन कांच आपने देखी होगी, रत्न आपने देखे होंगे। रत्न का मतलब जानते हो ना? हीरा मोती। ये रत्न जो हैं ये भी कोलाइड हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? हीरा मोती ये भी कोलाइड हैं। और इसमें अब आप कहोगे अच्छा ये कोलाइड हैं, तो अब ये कैसे कोलाइड है? तो अभी तो आपने बताया कि खून में 2 प्रकार के कण होते हैं। एक कण होता है, एक पानी होता है।
यानी एक प्रक्षिप्त प्रवस्था जो होता है, वो जो प्रक्षिप्त प्रवस्था होती है वो कण होता है, जो प्रक्षेपण माध्यम है वो पानी है। लेकिन ये रत्न जो है, इसमें कौन से दो प्रकार है? इसमें तो एक ही प्रकार है, ठोस है, ठोस हमें दिखाई देता है। तो देखो, जैसे तुम्हारा मान लो एक रंगीन कोई कांच है, क्या बच्चों, रंगीन कांच जो अगर है तो ये भी दो चीज़ों से मिलकर के बनी है। समझो इधर पहले, कोई भी रंगीन कांच, हीरा वगैरह, मोती जो है, ये रत्न है, ये सब दो चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं। देखो इधर कौन कौन से दो चीज़, तो पहला तो एक केवल कांच, समझो रंगीन कांच, पहला केवल कांच। कांच ठोस अवस्था में होती कि नहीं? अच्छा, कौन कांच कह दो, केवल कांच बता रहे हो, तो वो वाली कांच जिसमें तुम आर पार देख सकते हो कि नहीं, तो वो तो केवल कांच हो गई, कैसी होती, ठोस। अच्छा, दूसरा क्या होता है, तो इसी कांच में कुछ रंजक मिले होते हैं। क्या मिले होते हैं बच्चों? रंजक कण। क्या मिले होते हैं? रंजक कण। अब रंगीन कांच आप लोगों ने देखी होगी, रंगीन कांच देखी है आप लोगों ने कभी? रंगीन में चूड़ी होती है, रंगीन कांच होती है। चूड़ी कैसी होती है? रंगीन कांच। इसमें आप देखोगे क्या कि चूड़ी जब बनाई जाती है बच्चों, तो कांच को पहले पिघलाया जाता होगा, और जब कांच को पिघलाया जाता है तो कांच कैसी होती है? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब समझ रहे हो? जिसके आर पार देख सकें हम, हैं, पानी की तरह होती है। ठीक, तो इसमें तो केवल एक का होगा, क्या होगा? कांच केवल होगी, कांच के कण होंगे केवल। लेकिन अब चूड़ी को हमें रंगीन बनाना है, यानी कांच को रंगीन बनाना है, तो उसमें एक रंग मिला दिया जाता है, रंजक कण मिला दिए जाते हैं। ठीक, तो वही जो रंग, तुम अगर लाल रंग का रंजक कण मिलाओगे, लाल रंग का रंजक कण मिलाओगे तो लाल चूड़ी बनेगी, पीले रंग का बनाओगे तो पीली चूड़ी बनेगी, जैसा बनाओ। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आप देख क्या रहे हो, जो रंगीन कांच होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं। क्या? एक तो कांच जो खुद ठोस होती है, और दूसरा रंजक कण, वो भी तो ठोस होता है। तो दो चीज़ें होंगी कि नहीं? एक रंजक कण, एक कांच, एक रंजक कण, एक कांच। तो रंजक कण जो है ये प्रक्षिप्त प्रवस्था है। क्या ये? प्रक्षिप्त प्रवस्था। और दूसरा कांच जो है, कांच के कण, ये प्रक्षेपण माध्यम है। और दोनों कैसे है? ठोस तो है, ये भी ठोस, ये भी ठोस। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो, यही बताया, कुछ रंगीन कांच तथा रत्न, इसमें क्या होता है? दोनों ठोस होते हैं। कौन दोनों ठोस होते हैं? रंजक कण भी ठोस होता है और कांच भी ठोस होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी प्रक्षिप्त प्रवस्था भी ठोस है और प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस है। तो अगर प्रक्षिप्त प्रवस्था भी ठोस होगी, प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस होगा, तो इस प्रकार का ठोस क्या कहलाता है? इस प्रकार का कोलाइड क्या कहलाता है? ठोस सॉल। क्या कहलाता है बच्चों? ठोस सॉल। इसका उदाहरण कौन है? कुछ रंगीन कांच तथा रत्न। समझ पाए? क्लियर? इसके बाद अगला दूसरा नंबर देखो, तो देखो बच्चा, दूसरा देख लेंगे अब दूसरे में क्या है? प्रक्षिप्त प्रवस्था को हमें ठोसे रखना है, अब प्रक्षेपण माध्यम को हम द्रव कर देंगे। तो जैसे अभी आपको उदाहरण बताया खून वाला बताया ना, तो खून में दो चीज़ें होती हैं। खून में आपको बताएं दो चीज़ें, कण कैसा है? ये ठोस है भाई। कण क्या है? ये प्रक्षिप्त प्रवस्था है, ये ठोस है। और पानी क्या है? प्रक्षेपण माध्यम है, ये द्रव है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये जो तुम्हारा इस प्रकार का आएगा, दूसरे टाइप में आएगा, और इसका नाम क्या होता है बच्चों? इस प्रकार के कोलाइड का नाम होता है सॉल। क्या नाम होता है? सॉल। इसका उदाहरण क्या है? जैसे पेंट। अब पेंट में देखो, पेंट जब बनाई जाती है, समझना बच्चों, तो पेंट में भी कुछ आपका तरल पदार्थ होता है, एक तरल पदार्थ होता है। ठीक, और दूसरा चीज़ क्या होता है? रंजक। दूसरा चीज़ क्या होता है? रंजक क्या होता है? जो पेंट होती है उसमें रंग होते हैं ना विभिन्न प्रकार के, कई लाल पेंट, पीली पेंट, नीली पेंट होती है कि नहीं? तो रंजक ये ठोस होते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों? ठोस। और जो तरल पदार्थ होता है ये तो द्रव होता है, तभी तो जो आपकी पेंट है वो बहती रहती है, द्रव होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो रंजक ठोस है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा कौन सा है? प्रक्षिप्त प्रवस्था। और तरल पदार्थ यानी द्रव है, तो ये क्या होगा? प्रक्षेपण माध्यम। तो इस प्रकार के हम सॉल को क्या कहेंगे? इस प्रकार के हम कोलाइड को क्या कहेंगे? सॉल। यानी पूछेगा आपसे सॉल में क्या, सॉल के उदाहरण बताइए कोई, तो सॉल का उदाहरण तुम तुरंत याद रखोगे, खून। मतलब सॉल के उदाहरण में एक चीज़ प्रक्षिप्त प्रवस्था जो होती है वो ठोस होती है, और प्रक्षेपण माध्यम द्रव यानी खून होता है। ठीक, उसके अलावा पेंट भी होती है, उसके अलावा कोशिका तरल भी होता है। कोशिका तरल क्या होता है? ये बायोलॉजी का विषय है। ठीक है, कोशिका द्रव इसे बोलते हैं, कोशिका तरल को कभी कभी। ठीक, क्लियर? तो पहला हमने पढ़ लिया ठोस सॉल, दूसरा हमने पढ़ लिया सॉल। ठोस सॉल में दोनों ठोस होते हैं। सॉल में केवल क्या होता है? एक ठोस होता है, एक द्रव होता है। अगला देखो, अगला पढ़ेंगे एरोसॉल। एरोसॉल में क्या होता है? एक ठोस होगा, एक होगा गैस। एरो का मतलब होता है हवा, एयर से। एरो का मतलब होता है हवा या एयर से। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब एरोसॉल नाम आया है। अगर एरोसॉल नाम आया है तो एक गैस पक्का होगी और एक दूसरा क्या होगा? ठोस। एक गैस होगा, एक ठोस होगा। तो ऐसे देख लेते हैं, जैसे देखो, धुआं, धूल,
तो धुआं और धूल, तो धुआं और धूल में देखना धूल के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, कण जो होते हैं मिट्टी के कण उड़ते हैं कि नहीं, खूब बहुत सारे उड़ते हैं कि नहीं, मिट्टी के कण बहुत सारे उड़ते हैं, और साथ ही साथ वायु चलती है तभी तो धुआं बनता है आपका। नहीं समझ पा रहे हो, नहीं धूल तो ऐसे बनती है, जब हवा चलती है तो हवा गैस होती है, हवा गैस अवस्था में होती है कि नहीं। अब वो क्या करती है, मिट्टी को उड़ा लेती है अपने साथ, तो जो मिट्टी को उड़ाएगी अपने साथ तो मिट्टी के जो कण हैं वो ठोस होंगे, मिट्टी के कण क्या होंगे, ठोस होंगे, जबकि वायु तुम्हारी गैस होगी। ठीक, तो एक चीज़ जब तुम्हारा ठोस हो जाए या और दूसरी चीज़ गैस हो जाए तो ऐसा कोलाइड क्या कहलाता है, एरोसॉल। जैसे कि आपका धुआं, धूल, धूल में क्या आप जान रहे हो वायु है, वायु जो है आपकी वो क्या है बच्चों, परिक्षेपण माध्यम है, और धूल जो बच्चों है वो प्रक्षिप्त प्रावस्था है। आया समझ में। अच्छा, और धुआं कह दो ये कैसे ठोस, ये कैसे आपका एरोसॉल है, इसमें बताओ। तो धुआं जो होता है, जब धुआं उठता है, ये भी तो लकड़ी जब जलती है, जलने के पश्चात जो जला हुआ कार्बन है वही तो ऊपर की ओर जाता है, और उसको ले कौन जाता है, तो वायु ले जाती है। कौन ले जाती है, वायु ऊपर की ले जाती है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसमें भी तो जला हुआ कार्बन जो वो ठोस होता है, बात समझ पा रहे हो, और जो वायु है वो गैस होती है। क्लियर। अच्छा, यहाँ तक समझ पाए, तो 3 समझ लिए हमने, ठोस सॉल, सॉल, एरोसॉल। इसमें इधर देख लेंगे तो ठोस सॉल में क्या होता है, ठोस सॉल में दोनों ठोस होते हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों ठोस होते हैं। इसका उदाहरण याद रखोगे, रंगीन कांच। दूसरे में हमने याद रखा कि एक ठोस होगा एक द्रव होगा, एक ठोस होगा और एक द्रव होगा, तो उसे हम सॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल। सॉल में क्या होता है तो तुरंत याद रखोगे, खून वाला उदाहरण। अगला हम याद रखेंगे एरोसॉल। एरोसॉल में जैसे एरो शब्द मतलब एक एरो एयर है, एक हवा है, यानी एक गैस है, तो एक गैस कौन है, इसमें एक गैस होगा और एक ठोस होगा। आया समझ में। इसका उदाहरण याद रखोगे, धुआं और धूल, कितना सरल। अगला, इसके बाद देखो ये वाला, अब तुम्हारा यहाँ पे देखो प्रक्षिप्त प्रावस्था, सब पहले ठोसे ठोस थे कि नहीं, देखो इधर, अब ठोस खत्म हो गया, तीनों तो ठोस होंगे, अब ठोस खत्म, अब आएगा द्रव, द्रव द्रव। ठीक, तो जब अब द्रव आएगा तो देखो अब प्रक्षिप्त प्रावस्था तुम्हारी द्रव हो जाएगी, अब प्रक्षेपण माध्यम कैसा हो जाएगा, ठोस। इसका उदाहरण है जेल। जेल, अब जेल देखो कैसा क्या होता है, जेल समझना। कभी आप लोगों ने जेली देखी कि जेली वाली टॉफ़ी आती है, हटती है कि नहीं, उसको खाओ तो बिल्कुल ऐसे दाबो बीच में तो दब जाती है, फिर ऐसे हटा दो हाथ तो फिर ऊपर उठ जाती है, तो उसे बोलते हैं जेली। तो जेली में देखो क्या होता है बच्चों, उसमें जो प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है वो द्रव होती है, अब प्रक्षेपण माध्यम जो होता है वो ठोस होता है। बात समझना। पनीर तुम देखो, पनीर भी तो ऐसा होता है, पनीर को ऐसे बीच में दाबो, ऐसे ऐसे दाबोगे, जैसे दाबोगे तो क्या उससे पानी वानी निकलने लगता है, निकलने लगता है कि नहीं, नहीं निकलता। ऐसे दाबोगे तो दबेगा, अब फिर जिससे हटाओगे तो फिर वैसा हो जाता है कि नहीं। तो पनीर में देखो, इधर पनीर में समझना बच्चों, पनीर में क्या होता है, उसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, एक द्रव होता है द्रव, एक होता है ठोस। बात समझना बच्चों, एक द्रव होता है एक ठोस। तो द्रव ज़्यादा होता है कि ठोस, पहले ये बताओ। ठोस ज़्यादा होता है, तो ठोस ज़्यादा है तो जो चीज़ ज़्यादा होती वही तो परिक्षेपण माध्यम होती है। ठोस ज़्यादा है ना पनीर में, तो वो प्रक्षेपण माध्यम हो गया। और द्रव, द्रव जब दबाते तभी पानी वानी निकलता है उससे थोड़ा बहुत, तो द्रव कम है, ये प्रक्षिप्त प्रावस्था है। क्या है बच्चों, तो ये वाला भी आपको याद होना चाहिए। जेल, जेल के उदाहरण क्या तो बताओगे, जेल में जैसे तुरंत आए तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि जेल कह रहे हैं ना, तो एक चीज़ ठोस होगी यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस होगी और प्रक्षेपण माध्यम द्रव होगा। इसका उदाहरण याद रखोगे, पनीर और जेल। ठीक, आगे अगला देखो बच्चों कौन सा, ये इमल्सन, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार पूछा गया, इमल्सन। ठीक करें भाई इसको, देखो इधर, तो पायस में आप ये देख लो, पायस में देख लो कि प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों कैसे होते हैं, द्रव हैं। प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों कैसे होते हैं, द्रव। तो तुमसे तुरंत पूछा जाए क्वेश्चन कि जो पायस होता है वो किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, तो आप बताओगे पायस में प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं। इसका उदाहरण याद रखोगे, दूध, बालों की क्रीम और मक्खन। ठीक है, बात समझ रहे ना बच्चों। अच्छा, आगे इसको देखो, अब 6वें नंबर का देखो, 6वें नंबर में आप क्या करेंगे, देखो फिर से द्रव आ गया, यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था आपका द्रव हो जाएगा, अब प्रक्षेपण माध्यम क्या हो जाएगा, गैस। देखो पहले ठोस आया था, फिर द्रव, फिर गैस, 3 है ना, अब गैस। अब इसको हम फिर कहेंगे एरोसॉल, जैसे ही गैस आ गया तुरंत एरोसॉल। एक आपका देखो यहाँ पे, देखोगे यहाँ भी एरोसॉल आया था कि नहीं। एरोसॉल में एक गैस होगा और दूसरा आपका वहाँ पे द्रव हो सकता है या ठोस हो सकता है। ठीक है, तो फिर से एरोसॉल आया, तो फिर इसका उदाहरण धुआं तो पहले बता चुके हैं। कोयरा में भी ऐसा होता है, कोयरा में भी क्या होता है, थोड़े थोड़े बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं, है ना। इसके अलावा बादल, कीटनाशक स्प्रे। ठीक, तो ये सब तुम्हारे कैसे हैं बच्चों, एरोसॉल में आएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। आगे अगला देखो क्या है, गैस। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ तक द्रव, 3 द्रव खत्म हो चुके हैं,
अब हम लाएंगे गैस, यानी प्रक्षिप्त प्रवस्था आपका क्या हो जाएगा गैस, और प्रक्षेपण माध्यम क्या हो जाएगा ठोस। तो इसका उदाहरण बताएंगे तो इसका नाम है ठोस सॉल्ट। क्या नाम है बच्चों? अगर आपका प्रक्षिप्त प्रवस्था गैस हो, प्रक्षेपण माध्यम ठोस हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ठोस सॉल्ट। इसका उदाहरण जैसे प्यूमिस पत्थर और फोम रबर। अब ये प्यूमिस पत्थर क्या होता है? तो प्यूमिस पत्थर आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जब ये अब भट्ठा वाले जो होते हैं ईंटें जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ईंट जब जल जाती है तो वो पत्थर बिल्कुल काला हो जाता है, ईंट जो होती है बिल्कुल काली हो जाती है, देखिए कि नहीं? अब वो ईंट जो होती है बहुत हल्की हो जाती है कि नहीं? देखा होगा आप लोगों ने। तो वो जो ईंट होती है उससे महिलाएं घरों में पुराने ज़माने में कढ़ाइयाँ मांजा करती थी, कढ़ाई जो है वो मांजा करती थी। तो वो जो पत्थर होता है उसको हम कहते हैं प्यूमिस पत्थर केमिस्ट्री में। और हिंदी में जो महिलाएं होती थी उसे क्या कहती हैं, याद है किसी को? झामा, ठीक है, झामा, या फिर हम इसको कहते हैं प्यूमिस पत्थर। तो प्यूमिस पत्थर में आप लोगों ने देखा क्या होगा, ध्यान से अगर उसको देखोगे तो प्यूमिस पत्थर के अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, देखा है किसी कभी? तो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो देखो पत्थर तो पूरा ठोस होता है और छिद्रों के अंदर वायु भरी रहती है। पत्थर पूरा ठोस होता है, छिद्रों के अंदर वायु भरी रहती है, तो वायु कम भरी रहती है, तो इसलिए वायु क्या होगा? वायु प्रक्षिप्त प्रवस्था होगी। क्या होगी? अब पत्थर पूरा ठोस होता है तो वो क्या होगा? प्रक्षेपण माध्यम। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये तुम्हारे अभी याद रखना ठोस सॉल। इसमें क्या है बच्चों कि प्यूमिस पत्थर जो है ये एक ठोस सॉल है। इसमें हमने आपको बताया जो झामा होता है इसी को प्यूमिस पत्थर कहते हैं। झामा में क्या होता है? बहुत छोटे छोटे बारीक छिद्र होते हैं, है ना, और उन छिद्रों में वायु भरी रहती है, ठीक। तो ये भी एक तरीका का कोलाइड है। दूसरा फोम, ये फोम रबर तो सब लोग जानते हो, अरे फोम रबर जानते हो ना, ये वाली फोम। इसका उदाहरण देखो बड़ा अच्छा होता है। फोम कौन सा है? जो सोफा सेट में तुम्हारा लगा होता है फोम, उस पर बैठते हो सोफा वगैरह में। तो फोम क्या होता है? उसमें देखो दिखने में तो ठोस होता है और उस पर जैसे ही बैठ जाओ तुरंत दब जाता है वो, तो ठोस दिखता है कि नहीं वो। और उसमें देखो फोम को अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें बहुत सारी बारीक बारीक नलियाँ लगी होती हैं, बारीक बारीक छेद होते हैं कि नहीं? फोम को देखो अगर ध्यान से, उन छेदों में वायु भरी रहती है। क्या भरी रहती है? वायु। और जैसे तुम बैठते हो वायु निकल जाती है, वो पिचक जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वो किस प्रकार का सॉल मतलब कोलाइड है? ठोस सॉल। कैसा है? ठोस सॉल। इसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था जो होगी वो ठोस होगी, प्रक्षेपण माध्यम कैसा होगा? गैस। अच्छा, अब इसके बाद एक ये फोम नाम डायरेक्ट दे दिया, फोम, ठीक। ये फोम रबर है, ये फोम रबर है और डायरेक्ट यहाँ पे फोम दे दिया है। तो देखो जब डायरेक्ट फोम की बात करें तो फोम क्या होता है? जैसे तुम साबुन आबुन से कपड़े धुलते हो ना तो झाग बनती है ना, जो झाग, तो झाग जो तुम्हारी बन रही है यही तुम्हारा फोम है। इसे क्या कहते हैं? फोम। तो ये फोम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? देखो प्रक्षिप्त प्रवस्था जो होती है वो गैस होती है और प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है? द्रव। झाग कैसे बनी है? जब पानी को तुम साबुन लगा रहे हो, साबुन लगाने से तो झाग बनती है, और पानी से, साबुन और पानी से बनती है। तो जब साबुन और पानी का मिक्सर होता है तो यहाँ पे जो तुम्हारा पानी होगा ये द्रव होगा, और जब ये झाग बनती है तो झाग में होता क्या है? जो छोटे छोटे देखा बहुत सारे गुब्बारे ऐसे बन जाते हैं, उन गुब्बारों में वायु भर जाती है। क्या भर जाती है? वायु। तो जो तुम्हारा झाग बनती है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनती है, एक तो तुम्हारा पानी यानी द्रव हो गया, और दूसरा वायु। किससे? वायु। तो यानी जो गुब्बारे होते हैं उन छोटे छोटे गुब्बारों में क्या भर जाती है? वायु। तो यानी पानी द्रव हो गया और गुब्बारों में जो गैस भरी है वो गैस हो जाएगी, ठीक। तो इसे हम कहेंगे फोम। अब फोम का उदाहरण है फेन। फेन मतलब फेना जो तुम साबुन लगाने पर निकालते हो। फेंटी गई क्रीम, तो क्रीम को जब ऐसे फेंटते रहो, दूध को भी फेंटो, है ना। दही जब बनाया था, सॉरी दही बनाया था कि वो माठा वाठा बनाया, तब ऊपर फेना लग जाता है ना, तो वो फेंटी गई क्रीम वहाँ पे, ये भी तुम्हारा काय में आएगा? फोम में आएगा। इसके बाद साबुन के झाग, वो तो बता ही दिया हमने, ठीक। आया समझ पे कि नहीं? तो बस कैसे याद रखना है? इधर 3 ठोस चलना है, इधर 3 ठोस लेना है, फिर ठोस द्रव गैस, ठीक। पहले 3 ठोस लेना है प्रक्षिप्त प्रवस्था, फिर ठोस द्रव गैस। नाम याद कर लेना, पहला ठोस सॉल, दूसरा सॉल और तीसरा एरोसॉल। फिर इधर देखो 3 द्रव लेना है, फिर इधर चलना ठोस द्रव गैस। नाम याद कर लेना, जेल, इमल्सन और एरोसॉल। फिर इधर 2 गैस लेना है, अभी क्या करना है? ठोस द्रव, अब बस इसको ठोस सॉल और फोम। और यहाँ पे तीसरा गैस नहीं लेना हमें, ठीक है। इतना याद रखना है बच्चों, ये आप लोगों को याद कर लेना है। कल हम आपको दूसरा वर्गीकरण इसका बताएंगे, ठीक।